आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11वीं के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, ये टॉपिक वनस्पति जगत का है। हालांकि आपकी सिलेबस के अनुसार 5वीं यूनिट का है। इस वनस्पति जगत के अंदर कई प्रकार के पादप पड़े थे, जैसे शैवाल, कवक, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स। पुष्पीय पादप वे होते हैं जिन पादपों में जनन प्रावस्था के दौरान पुष्प विकसित होते हैं, पुष्प धारण होते हैं, उन्हें हम पुष्पीय पादप कहते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म का एक एग्जाम्पल आता है। तो हम पिछले कुछ कक्षाओं से, कुछ क्लासेस के माध्यम से पुष्पीय पादपों की आकार की समझ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं जड़ की संरचना, तने की संरचना और पर्ण की प्रारंभिक संरचना। आज हम इस क्लास में पर्ण की संरचना के संदर्भ में पढ़ेंगे लेमिना, या जिसे हम हिंदी में स्त्रिका या पर्णफलक कहते हैं, के आधार पर पर्ण कितने प्रकार की होती है। आपने कई प्रकार की पर्ण देखी होगी, जैसे नीम की पर्ण, बेर की पर्ण, बबूल की पर्ण, गुड़हल की पर्ण, गुलाब की पर्ण, बाजरे की पर्ण, गेहूं की पर्ण। तो इन सभी पर्ण अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ पर्ण होती हैं वो लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं। कुछ पर्ण ऐसी भी होती है जो छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती है। तो क्या ये खंड के आधार पर पर्ण अलग अलग होती है? इन खंडों को क्या कहेंगे हम, इसके बारे में हम उदाहरण सहित और चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पर्ण को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक ऐसी पर्ण होती है जिसे हम सिंपल लीफ के नाम से जानते हैं या सरल पर्ण कहते हैं, और दूसरी वो पर्ण होती है जिसे हम कंपाउंड पर्ण या संयुक्त पर्ण कहते हैं। संयुक्त पर्ण को भी पुनः संरचनाओं के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें से एक को पामेटली कहते हैं जबकि दूसरे को पिनेटली कहते हैं। पिनेटली को हिंदी में हम पिच्चकी पर्ण के नाम से जानेंगे, जबकि पामेटली को हस्ताकार पर्ण के नाम से जानते हैं। अब ये पर्ण किस प्रकार की होती है, हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से यदि समझें तो सबसे ज़्यादा समझ में आ जाता है। पर्ण के ये जो दो प्रकार थे वो इसमें पाई जाने वाली ब्लेड के आकार के होते हैं, फलक के आधार पर होते हैं। जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था सिंपल लीफ का। इस सिंपल लीफ में केवल एक ब्लेड पाई जाती है, तो हम उसको नाम देते हैं सिंपल लीफ। जैसे इस डायग्राम के अंतर्गत ये जो पर्ण दिखाई दे रही है, इसमें केवल और केवल एक फलक है, एक ब्लेड है। दूसरी वो पर्ण होती है जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड लीफ की परिभाषा क्या होगी कि कंपाउंड लीफ हैज़ मोर देन सिंगल ब्लेड। एक से अधिक पर्णक अथवा फलक उपस्थित हो तो हम उस पर्ण को संयुक्त पर्ण के नाम से जानते हैं। जैसे इस डायग्राम को देखिए आप, इसमें छोटे छोटे कितने खंड हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इन्हें 5 ब्लेड के नाम से जाना जाता है। एक से अधिक ब्लेड
किसी लीफ में उपस्थित होने पर उसे संयुक्त लीफ कहते हैं। संयुक्त लीफ के प्रत्येक ब्लेड को लीफलेट नाम देते हैं। तो इस पर्ण के अंतर्गत कितने लीफलेट हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। जब 5 लीफलेट पाए जाते हैं तो उसको हम विषम पर्ण की पर्ण या संयुक्त पर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरे, कभी कभी पर्णकों की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसे इस लीफ में देखिए पर्णक बहुत अधिक हैं, सभी को क्या नाम देते हैं? लीफलेट नाम देते हैं। ये एक फोटोज हैं डायग्राम के, जबकि ऊपरी जो डायग्राम थे ये दोनों प्रकार के, ये इनके आरेखीय डायग्राम है। अब हम प्रत्येक प्रकार को डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि पिच्चकी पर्ण क्या होती है, कैसी दिखती हैं, किसमें पाई जा सकती है, इत्यादि के बारे में। पिच्चकी पर्ण का पहला जो प्रकार है उसको नाम देते हैं यूनी या एकल पर्ण की। शिराओं से उत्पन्न होने वाला कटाव केवल एक बार होता है और एक बार होने के कारण जो मध्य शिरा है अब वो एक मोटी रेखा के समान, मोटी संरचना के रूप में दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। ये इसका एक वृंत के समान या पर्णवृंत के समान कार्य करना प्रारंभ कर देती है। केवल एक बार कटाव से बने हुए खंडीय पर्ण को संयुक्त पर्ण नाम देंगे, लेकिन एकल पिच्चकी पर्ण कहेंगे। ऐसा जनरली नीम की पत्ती के अंदर पाया जाता है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है वो नीम की पर्ण का है। इसमें प्रारंभ में ये एकल पर्णक एक सरल पर्ण हुई होगी, फिर कटा हुआ, पहली बार कटाव होने से ये एक छोटे छोटे खंड बन गए। क्योंकि इसमें कुल पर्णक पिच्चक की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब कैसे हुई? सम। लेकिन जनरली नीम की पर्ण विषम पिच्चकी पर्ण के रूप में जानी जाती है। दूसरा जो डायग्राम दिख रहा है वो है बाइपिनेटली या द्विपिच्चकी। ऐसी पर्ण सामान्य तौर पर अकेसिया में पाई जाती है। अकेसिया बबूल की पर्ण होती है वो द्विपिच्चकी। इसका मतलब जो बने हुए पिच्चक हैं वो पुनः कट करके विपाटित होकर के फिर छोटे छोटे पर्णकों में विभक्त हो जाते हैं, पिच्चक में विभक्त हो जाते हैं। तो 2 बार विभाजित होने के कारण इसे द्विपिच्चकी पर्ण के नाम से जाना जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? बबूल की पर्ण या अकेसिया। अकेसिया इस पादप का वैज्ञानिक नाम है जिसके जीनस पहले लिखा जाता है। और तीसरे नंबर की जो पर्ण है उसको नाम देते हैं ट्राइपिनेटली अर्थात त्रिपिच्चकी। पिच्चक कितने होंगे? 3। जो द्विपिच्चकी संरचना थी वो एक बार पुनः विभाजित हुई और विभाजित होने के बाद फिर छोटे छोटे पर्णक बनाए, तो हम इसको त्रिपिच्चकी अथवा ट्राइपिनेटली लीफ के नाम से जानते हैं। ऐसी लीफ जनरली मोरिंगा के अंदर पाई जाती है। तो मोरिंगा की लीफ है वो त्रिपिच्चकी पर्ण कहलाती है। इसके बाद में चौथे नंबर की जो पिच्चकी पर्ण है वो है डिकम्पाउंड प्रकार की अर्थात बहुविभाजित। ऐसी पर्ण सामान्यतः गाजर की पर्ण है। एग्जाम्पल है कैरोट लीफ या गाजर की पर्ण। गाजर की पर्ण कई बार विभाजित हो जाने के कारण छोटे छोटे खंडों के रूप में दिखाई देती है, पर्णकों पिच्चक के रूप में दिखाई देती है। हम ये कह नहीं सकते कि ये कितनी बार और किस तल से विभाजित हुई है, इसलिए इसको हम डिकम्पाउंड पिनेटली कंपाउंड पर्ण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस स्लाइड के माध्यम से पिच्चकी पर्ण के 4 विभिन्न प्रकार के
प्रकारों के बारे में डिस्कस किया है। अब हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड लीफ जो हस्ताकार प्रकार की होती है वो कितने प्रकार की है। हस्ताकार पर्ण के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो हस्ताकार पर्ण किसको कहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये पहले एक सरल पर्ण थी। इस पर्ण पे यहाँ से मध्य शिरा है तो बहुत बाहर निकलती होती है, इसलिए मुख्य मध्य शिरा इसमें नहीं पाई जाती। अब क्या होगा कि अब इसमें कटाव प्रारंभ होता है। किस जगह से होगा? किनारों से। और वो कटाव धीरे धीरे किस तरफ बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है मध्य भाग की ओर। और इसके फलस्वरूप क्या होगा? छोटे छोटे पर्णक बन जाएंगे। एक पर्णक ये, दूसरा पर्णक ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। और ये सभी पर्णक अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग हो जाने के कारण जो संरचना बनती है कैसे बनती है? जैसे एक खंड ये बन गया, दूसरा खंड ये बन गया, तीसरा खंड ये बन गया। इस प्रकार की खंडीय संरचना बनती है। इस सरल पर्ण के विपाटित होने के फलस्वरूप बनी हुई इस पर्ण को हम संयुक्त पर्ण के नाम से जानते हैं। इसमें कटाव क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ हुआ? प्रारंभ हुआ शिराओं से, शीर्ष क्षेत्र से, किनारों से प्रारंभ हुआ। और किनारे से प्रारंभ होने के बाद कहाँ तक बढ़ा? ये आधारीय भाग की ओर बढ़ता है। तब हम इस प्रकार की संयुक्त पर्ण को हस्ताकार पर्ण कहते हैं। जब किनारों से प्रारंभ हुआ कटाव मध्य शिरा तक बढ़ता है तो वो कहलाती है पिच्छकी पर्ण। अब किनारों से प्रारंभ हुआ कटाव जब आधारीय भाग की ओर बढ़ता है तब बनी हुई संयुक्त पर्ण को हस्ताकार पर्ण के नाम से जाना जाता है। हस्ताकार पर्ण कितने प्रकार की होती है? तो पहला जो प्रकार है वो कहलाती है यूनिफोलिएट अथवा एक पर्ण की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हस्ताकार पर्ण के अंदर निर्मित होने वाले खंड को क्या नाम देंगे? पर्णक कहते हैं, फोलिएट कहते हैं। एकल होने के कारण किसमें आई? एकल फोलिएट। किसमें पाई जाती है? नींबू के अंदर पाई जाती है। नींबू की पर्ण का चौड़ा भाग, उसके आधार पर एक छोटी सी पर्ण और लगी होती है। ये मुख्य रूप से एकल पर्ण की संयुक्त पर्ण का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है उसको नाम देते हैं बाइफोलिएट। तो कितने पर्णक पाए जाएंगे इसमें? 2 पर्णक पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? गुलमोहर की लीफ। डायग्राम नंबर 2। तीसरा जो प्रकार होता है उसको नाम देते हैं ट्राइफोलिएट। किसमें पाई जाती है? ट्राइफोलियम नामक प्लांट में पाई जाती है। कितने पर्णक पाए जाएंगे इसके अंदर? इसमें पर्णक पाए जाएंगे 3। जैसे 1 2 3। ठीक इसी प्रकार की क्वाड्रीफोलिएट, क्वाड्री का मतलब होता है 4। तो कितने पर्णक पाए जाएंगे? 4 पर्णक। जैसे एग्जाम्पल आया पेनिस क्वाड्रीफोलियम, मार्सिलिया क्वाड्रीफोलियम। तो इन पादपों में कुल 4 पर्णक पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4। फिर इसके बाद 5वां जो प्रकार आता है उसको नाम देते हैं मल्टीफोलिएट। जैसे कॉटन की लीफ होती है। कॉटन की लीफ कई बार विभाजित होने के कारण बने हुए पर्णकों की संख्या सामान्य तौर पर 4 से अधिक होती है। तो हम इस प्रकार की पर्ण को संयुक्त पर्ण के नाम से जानेंगे, हस्ताकार मानेंगे। लेकिन पूरा नाम क्या होगा? इस पर्ण का पूरा नाम होगा बहुपर्णकीय संयुक्त हस्ताकार पर्ण। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने डायग्राम के माध्यम से विभिन्न पादपों में पाए जाने वाली पर्ण के प्रकार पढ़े। और ये पर्ण मुख्य रूप से उसमें उपस्थित पर्णकों की संख्या या ब्लेड की संख्या के आधार पर अथवा उसकी उत्पत्ति के आधार पर पाई जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों की पर्ण का आप अवलोकन कीजिए और अवलोकन करने के बाद में आप पता लगाइए कि कौन से पादप की पर्ण संयुक्त हैं अथवा सरल प्रकार की पर्ण है। अगली क्लास के अंतर्गत हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे पादपों की पर्ण में पाए जाने वाले शिरा विन्यास
अर्थात उसमें कौन से प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है और उसके आधार पर पर्ण कितने प्रकार की होती है, शिराविन्यास कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में। थैंक यू, नमस्कार।